गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टाइटल है वसीयत के प्रकार क्या हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि वसीयत कितने प्रकार से की जा सकती है और वसीयत के प्रकार क्या हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वसीयत कितने प्रकार से की जा सकती है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, हस्तलिखित, नोटराइज वसीयत और पंजीकृत वसीयत। और वसीयत के प्रकार क्या हैं, ये किसी भी कानून में किसी भी धारा में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। हालांकि वसीयत को वैध बनाने के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में प्रावधान बताए गए हैं, लेकिन इसमें भी वसीयत के जो प्रकार हैं वो नहीं बताए गए हैं। वसीयत के कुल 6 प्रकार हैं, जिनको मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। नंबर 1 है सामान्य वसीयत। नंबर 2 है संयुक्त वसीयत। नंबर 3 है मौत के समय प्रभावी वसीयत। नंबर 4 है हस्तलिखित वसीयत। नंबर 5 है विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत, जो धारा 66 में बताया गया है। और नंबर 6 है नियमित वसीयत। तो ये जो 6 वसीयत के प्रकार हैं, ये किसी भी कानून में या किसी भी धारा में स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए हैं, लेकिन मैंने आपके लिए इनको उदाहरण के साथ तैयार किया है और कंप्यूटर स्क्रीन पर अपलोड करके रखा है। मैं आपको वहां बताऊंगा और इन धाराओं के इन सभी प्रकारों के बारे में डिटेल से उदाहरण के साथ जानकारी दूंगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि हम वसीयत के बारे में बात कर रहे हैं, तो वसीयत की परिभाषा को भी जान लेते हैं। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2H में वसीयत की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार वसीयत एक ऐसा लेख है जो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा स्वस्थ अवस्था में तैयार किया जाता है, जो मरने के बाद उसकी संपत्ति उसके वारिसों में किस प्रकार बांटी जाएगी, इसकी व्यवस्था करने का उसका उद्देश्य और मकसद होता है। इसलिए वो एक लेख लिखता है, घोषणा करता है, जिसे वसीयत कहते हैं। और वसीयत में धारा 59 और 63 सबसे महत्वपूर्ण धारा हैं, जिनको मैंने धारा 59 में वसीयत करता है कि योग्यता के बारे में बताया गया है, और धारा 63 में वसीयत किस प्रकार से की जाएगी उसकी प्रोसेस के बारे में बताया गया है। योग्यता मतलब 18 साल का व्यक्ति या उससे ज्यादा का होना चाहिए, बालिग होना चाहिए। और धारा 63 में जो प्रोसेस है, उसमें वसीयतकर्ता को गवाहों के सामने दस्तखत करना आवश्यक है, ये नेसेसरी प्रावधान है, और 2 गवाहों की उपस्थिति उसमें आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और बाकी की जानकारी सर मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन, और एक जानकारी सर मैं आपको और दे दूं कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत वसीयत को स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान कर दी गई है। संपूर्ण भारत में वसीयत पर कहीं भी स्टाम्प ड्यूटी अदा नहीं की जाती है। यदि आप नोटरी वकील साहब से नोटराइज वसीयत करवाते हैं, उसमें भी आपको स्टाम्प लगाने की आवश्यकता नहीं है। सादे हरे कागज पर आप वसीयत को करा सकते हैं। यदि आप पंजीकरण भी करवाते हैं, तो उसमें भी सिर्फ रसीद लगती है, पंजीयन शुल्क, बाकी उसमें भी स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती है। यदि आप घर पर भी लिखते हैं हस्तलिखित, तो भी सादे कागज पर आप लिख सकते हैं। तो ये जो जानकारी मैंने आपको दी, एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। मेरे कई व्यूअर्स ने इसके बारे में पूछा भी था, मैंने इसमें एक अलग से वीडियो भी बनाकर चैनल पर अपलोड किया है। कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, आगे की जानकारी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दूंगा। आइए सर। तो सर वसीयत के जो 6 प्रकार हैं, सामान्य वसीयत है, संयुक्त वसीयत है, मौत के समय प्रभावी वसीयत है, हस्तलिखित वसीयत है, विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत है, और नियमित वसीयत है। इन 6 ही वसीयतों के बारे में उदाहरण सहित डिटेल जानकारी देने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे देता हूं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत वसीयत का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ये करवाने वाले की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवाए और ना चाहे तो ना करवाए। इसी प्रकार से नोटरी एक्ट 1952 की धारा 8 के तहत नोटरी वकील के कार्य बताए गए हैं, जिसके तहत धारा 8 की उपधारा 1 की उपधारा का में लिखितों के सत्यापन के बारे में बताया गया है। वसीयत भी एक लिखित है, तो नोटरी एडवोकेट के द्वारा भी इसको सत्यापित किया जा सकता है, और इसको हस्तलिखित घर पे भी तैयार किया जा सकता है। इन सब बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो 6 प्रकार की वसीयतें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन 6 बातों की वसीयतों में, 6 प्रकार की वसीयतों में धारा 59 और धारा 63 जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की हैं, इनमें जो कानूनी प्रावधान दिए गए उनका पालन किया जाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कानूनी प्रावधानों के पालन किए बगैर ही अगर कोई वसीयत तैयार की जाती है तो मान्य नहीं होगी।
माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर एक टिप्पणी की है कि महज पंजीकरण से ही वसीयत वैध नहीं हो जाती है। एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिव सिंह के केस में। शिव सिंह बनाम पाल सिंह का एक केस है, मैं आपको उसकी डिटेल भी बता दूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो टिप्पणी एक महत्वपूर्ण है। वो सभी प्रकार की वसीयतों पर लागू होती है कि यदि वसीयत को विधि अनुसार तैयार नहीं किया गया तो वसीयत मान्य नहीं होगी। वसीयत तैयार करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि करने वाला जो व्यक्ति है वो ये चाहता है कि उसके मरने के बाद उसके वारिसों में उसकी संपत्ति को लेकर किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए वसीयत तैयार की जाती है। अब हमारा आज का टाइटल है कि वसीयत के प्रकार क्या हैं, तो आइए सर मैं आपको बता देता हूँ। वसीयत के ये जो 6 प्रकार हैं किसी एक कानून में नहीं लिखे गए हैं। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में वसीयत को किस प्रकार से वैध रूप से लिखा जाएगा इसके बारे में बताया गया है। वसीयत लिखने के जो विशिष्ट प्रकार और रूप हैं ये भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में नहीं दिए गए, जो 6 प्रकार के हैं। नंबर 1 है सामान्य वसीयत। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 में इसको परिभाषित भी किया गया है। उसी के अनुसार मैं आपको एक उदाहरण देकर बता रहा हूं कि राम ने एक साधारण वसीयत बनाई। उन्होंने अपनी संपत्ति को 3 भाइयों में बराबर बांटने का आदेश दिया। राम ने उन्होंने अपने हस्ताक्षर और 2 गवाहों के हस्ताक्षर उस वसीयत पर करवाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 63 के अनुसार जो 2 गवाह करवाए जाने का प्रावधान है उसका इसमें पालन किया गया है, और उन्होंने स्वयं ने दस्तखत किए, 2 गवाहों के सामने दस्तखत किए, तो ये सामान्य वसीयत मानी जाएगी और विधि अनुसार वैध मानी जाएगी। इसी प्रकार से संयुक्त वसीयत, जिसको जॉइंट विल भी कहा जाता है, इसको भी धारा 63 में जो प्रावधान बताए गए उनके अनुसार लिखा जाना आवश्यक है। इसको भी हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण में जो जॉइंट विल है, जिसको संयुक्त विल भी कहते हैं, कि एक पति पत्नी ने, हस्बैंड एंड वाइफ ने संयुक्त तौर पर एक वसीयत तैयार की और अपनी संपत्ति एक दूसरे को और फिर अपने बच्चों को छोड़ने का फैसला लिया। मतलब पति पत्नी ने जॉइंट वसीयत तैयार की और जो वसीयत में लिखा कि संपत्ति एक दूसरे के लिए और फिर बाद में बच्चों के लिए छोड़ने का उसमें उल्लेख किया। अब इसमें सबसे बड़ा कानूनी पहलू धारा 63 का आता है। धारा 63 में दोनों व्यक्तियों की सहमति से यह वसीयत बनाई जाती है। यदि इनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो वसीयत दूसरे के लिए वैध होगी। ये इसमें कानूनी प्रावधान बताए गए हैं। नंबर तीसरी वसीयत आती है मौत के समय प्रभावी वसीयत, लिविंग विल भी इसको बोला जाता है सर। इसका स्पष्ट जो कानूनी प्रावधान है कहीं भी नहीं दिया गया कानूनी प्रावधान, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार कुछ शर्तों के तहत इसे स्वीकार किया जा सकता है। वो शर्तें क्या है मैं आपको बता देता हूं। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति ने जीवित रहते हुए एक वसीयत बनाई जिसमें उसने लिखा कि गंभीर बीमारी के दौरान उसकी देखभाल कैसे होनी चाहिए और किन उपचारों से बचा जाए। ये उसने वसीयत तैयार की है। हालांकि इसका कानून में कहीं भी प्रावधान नहीं है, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ जजमेंट के द्वारा इसको दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो इसमें बताया गया है। कॉमन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 5 सुप्रीम कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सीमाओं के तहत इसे मान्यता दी है, जिसमें जीवन के अंतिम समय की चिकित्सा संबंधी इच्छाएं व्यक्त की जा सकती हैं। ये लिविंग विल में बताया गया। इसी प्रकार से नंबर 4 में आती है सर हस्तलिखित विल, जिसको होलोग्राफिक विल भी कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताया है। इसमें भी धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में जो प्रावधान दिए गए उनका पालन किया जाना आवश्यक है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं सर। एक व्यक्ति ने पूरी वसीयत अपने हाथों से लिखी और उस पर हस्ताक्षर किया। उसने किसी गवाह का हस्ताक्षर नहीं करवाया। अब धारा 63 में तो 2 गवाहों का सिग्नेचर करवाया जाना नेसेसरी है। कानूनी पहलू इसमें क्या कहते हैं, धारा 63 डबल से ले लेता हूं उसको। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति ने पूरी वसीयत अपने हाथों से लिखी और उस पर किसी भी गवाह के दस्तखत नहीं करवाए। कानूनी पहलू इसमें यह कहता है कि धारा 63 के तहत यह वसीयत मान्य हो सकती है, लेकिन गवाहों की गैर मौजूदगी में इसे कोर्ट में चुनौती देना आसान होगा।
इसलिए इसे वैधता में अन्य वसीयतों से कमजोर माना गया है। मतलब आप लिख तो सकते हैं, खुद लिख के घर रख सकते हैं, लेकिन वो काफी कमजोर वसीयत होगी और आसानी से कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है और सारा बर्डन ऑफ प्रूफ आप ही के ऊपर होगा कि आप ही को उसको साबित करना। और चूंकि आप जो लिखने वाले साहब हैं वो तो मर के जा चुके होंगे, क्योंकि वसीयत का निष्पादन वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही होता है। वो अंतिम इच्छा पत्र इसलिए बताया गया है कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति मेरे वारिसों में किस प्रकार से दी जाएगी। इसलिए सर आप ऐसी वसीयत लिखें कि जिससे कम से कम आपके वारिसों में बाद में लड़ाई झगड़ा भी ना हो और उनको किसी भी प्रकार की कानूनी अड़चनों का सामना ना करना पड़े। आप पंजीकरण करवा लें, नोटराइज करवा लें। पंजीकरण अगर आप करवाते हैं तो गवर्नमेंट साइट पर उसको वसीयत का एक रिकॉर्ड हमेशा उपलब्ध रहता है, पब्लिक रिकॉर्ड के रूप में। आप उसको ऑनलाइन उसकी प्रमाणित कॉपी उसका शुल्क अदा करके कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। नोटरी वकील साहब के पास अभी वर्तमान में ऐसा ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध नहीं है जिस पर उनके द्वारा जो वसीयत सत्यापित की जाती है उसको ऑनलाइन प्राप्त किया जा सके। तो इसलिए ऐसी वसीयत जो पंजीकृत वसीयत है उसको चुनौती देना भी इतना आसान नहीं होता, लेकिन वो भी कानून के प्रावधानों के तहत ही लिखी जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि महज पंजीकरण से वसीयत वैध नहीं हो जाती। अब हम 5वें नंबर की वसीयत पर चलते हैं, विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत। इसमें भी सर धारा 66 बताई गई है इसमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की। अभी तक हमने धारा 63 देखी, इसमें धारा 66 बताई गई है। उदाहरण है, एक सैनिक ने युद्ध के दौरान एक साधारण पत्र के रूप में वसीयत लिखी जिसमें उसने अपनी संपत्ति अपने परिवार को देने का आदेश दिया युद्ध के दौरान। इसमें सर जो सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है धारा 66 है। ये विशेष रूप से सैन्य कर्मियों के लिए मान्य होती है। जो सैन्य कर्मी है, धारा 66 स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए मान्य होती है जहां वे बिना गवाह के भी वसीयत लिख सकते हैं। ऐसी वसीयत को सामान्य स्थिति में नहीं बदला जा सकता जब तक कि सैनिक सेवा में है। ये विशेष प्रावधान धारा 66 के तहत सैनिकों को प्रदान किए गए, इसे विशेषाधिकार वसीयत कहते हैं। अब 6 नंबर पे आती है और अंतिम नंबर पे आती है सर नियमित वसीयत, जिसे म्यूचुअल वसीयत भी कहते हैं। यह भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 के प्रावधानों के तहत लिखी जानी चाहिए। इसमें उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा देता हूं कि दो भाइयों ने एक दूसरे के साथ एक नियमित वसीयत बनाई। दो भाइयों ने नियमित वसीयत बनाई जिसमें उन्होंने तय किया कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति उनके बच्चों के बीच बांट दी जाएगी। अब इसमें सर कानूनी पहलू क्या है कि धारा 63 के तहत मान्य होती है जहां तक एक बार बनाई गई वसीयत को बदला नहीं जा सकता जब तक कि दोनों पक्ष सहमत ना हो। यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है तो यह वसीयत लागू होती है। और इसमें धारा 63 के वो कानूनी प्रावधानों का पालन होगा। वसीयतकर्ता, दो गवाह होंगे। वसीयतकर्ता जो है गवाहों की उपस्थिति में दस्तखत करेगा और वसीयतकर्ता और गवाहों को पता होगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये हमारी सर 6 नंबर की वसीयत भी हो गई। तो इस प्रकार से मैंने आपको 6 ही प्रकार की वसीयत, 5 और एक ये 6 प्रकार की वसीयतों की सर मैंने आपको जानकारी इस वीडियो में दी है। और ये जो 6 प्रकार की वसीयतें हैं इसको पूरे कानून में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया, ना तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में किया गया है, ना रजिस्ट्रेशन एक्ट में किया गया है, ना भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में किया गया, कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। ये 6 प्रकार की वसीयतें, ये सिर्फ वसीयत को परिभाषित किया गया है। और वसीयत में फिर अलग अलग तरीके से किस प्रकार से तैयार होंगी, उसमें क्या कानूनी प्रावधान होंगे, ये जरूर बताया गया है, जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बता दिया था। ये उदाहरण के तौर पर 1925 की धारा 63 वसीयत की वैधता के लिए एक प्रमुख धारा है और वसीयत के इन प्रकारों का एक विशेष कानूनी विवरण किसी एक धारा में नहीं दिया गया है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, ये कानूनी प्रक्रियाओं और प्रथाओं के आधार पर विकसित हुए हैं। मतलब कानूनी प्रक्रियाओं और प्रथाओं के आधार पर ये प्रकार विकसित हुए हैं कि जब लोगों के सामने कंडीशन और हालात आते गए तो वसीयत कैसे लिखी जाए, तो इस प्रकार से ये डेवलपमेंट हुआ है सर। और विभिन्न न्यायालयों द्वारा इन पर समय समय पर विचार भी किया गया है। धारा 59 और 63 दोनों भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चूंकि हम वसीयत की बात कर रहे हैं तो धारा 59 और 63 के बारे में भी शॉर्ट में सर थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि धारा 59 में योग्यता के बारे में बताया गया है कि वसीयत लिखने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए कि वसीयत को समझ सके। जिसका मानसिक संतुलन ठीक ना हो उसे वसीयत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नंबर 3 है, कोई भी व्यक्ति वसीयत नहीं कर सकता
यदि वह उस समय नशे में हो, किसी बीमारी से प्रभावित हो या किसी अन्य कारण से उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो, ऐसी मानसिक स्थिति उसकी ऐसी हो कि वह यह न समझ सके कि वह क्या कर रहा है, तो इन स्थितियों में वसीयत नहीं की जा सकती। ये धारा 59 सबसे महत्वपूर्ण धारा है जो इसकी योग्यता के बारे में बताती है कि वसीयत कौन कर सकता है। तो ये मैंने आपको पढ़ के बताया। अब धारा 63 में भी बता देता हूँ, जो कि गवाहों से संबंधित है, जो प्रोसीजर से संबंधित है। वसीयत को कानूनी रूप से मान्यता देने की क्या प्रक्रिया। वसीयत की प्रक्रिया जो है कि वसीयत लिखने वाले को अपनी वसीयत पर हस्ताक्षर करना होंगे। वसीयत कम से कम 2 गवाहों की उपस्थिति में होनी चाहिए। वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर करने के समय गवाहों को उपस्थित होना चाहिए। वे भी अपनी उपस्थिति की पुष्टि के लिए वसीयत पर हस्ताक्षर करें। ये इसके बारे में बताया गया सर। 59 और 63 में क्या संबंध है। 59 यह निर्धारित करती है कि कौन वसीयत कर सकता है, मतलब योग्यता के बारे में बताती है। और धारा 63 यह सुनिश्चित करती है कि वसीयत को कैसे कानूनी रूप से बनाया जाए, मतलब ये प्रोसीजर के बारे में बताती है। धारा 59 योग्यता के बारे में और धारा 63 प्रक्रिया के बारे में बताया। तो इस प्रकार से सर मैंने आपको वसीयत के 6 प्रकार बता दिए हैं। मेरे कई व्यूअर्स ने इस बारे में सवाल किया था कि वसीयत कितने प्रकार की होती है सर, इस बारे में भी बताएं। तो मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं कि वसीयत कितने प्रकार से की जा सकती है ये अलग बात है, और वसीयत कितने प्रकार से होती है ये अलग बात है। वसीयत 3 प्रकार से की जा सकती है, हस्तलिखित, नोटराइज, पंजीकृत, अपंजीकृत। अपंजीकृत में हस्तलिखित और नोटराइज दोनों आ जाता है, और पंजीकृत में वो आता है जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड की जाती है। रजिस्ट्रार ऑफिस आप लोग समझते हैं क्या होता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत जिले में रजिस्ट्रार और तहसीलों में सब रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है, ताकि वो सेल डीड, वसीयत या अन्य दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन कर सकें, और वहाँ विधि अनुसार वो रजिस्ट्रेशन का कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। वहाँ जो वसीयत पंजीकृत कराई जाती है उसे पंजीकृत वसीयत कहते हैं। इस प्रकार से सर मैंने आपको वसीयत के 6 प्रकार आज के वीडियो में बताए हैं। मैंने मेरे वीडियो पर वसीयत से रिलेटेड अन्य वीडियो भी अपलोड किए हैं, जिसमें वसीयत में कितने का स्टाम्प लगता है, नोटरीकृत वसीयत पर कितने का स्टाम्प लगता है, क्या नोटरीकृत वसीयत भारत में मान्य है। इस प्रकार से और भी वीडियो जो मैंने वसीयत पर अपलोड किए हैं मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, और नोटरी से संबंधित 40 वीडियो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। मेरा मकसद है कि ऑल इंडिया के जो एडवोकेट्स हैं, नोटरी से रिलेटेड अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देखकर उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।